बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कुल 6 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स आज पढ़ेंगे। मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। 11, 13 कंबाइंड विद चैप्टर नंबर 9 ये आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक टेबल मैं बनाता हूँ। ये चैप्टर में जिस तरतीब से पढ़ाऊंगा आप इसी तरतीब से इसको प्रिपेयर कर लें। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी, हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लायक हो जाएंगे। आपको पता है कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखूंगा, यहाँ पे मैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन लिखूंगा, यहाँ पर मैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज लिखूंगा, यहाँ पर मैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड लिखूंगा, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड लिखूंगा। ये टेबल आप मेरे साथ बना लेंगे। इस टेबल पर सारी ट्रिग्नोमेट्री है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमेन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेंज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एम्पलीट्यूड क्या होता है। कुल मिला के हमने ये टेबल में ये चीज़ें पढ़नी है। आपको पता है कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन एक्स। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन। साइन की जो डोमेन है वो -∞ से लेकर +∞ तक होती है। याद रखिएगा, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यू। जब भी डोमेन की बात करूंगा तो एक्स होगा, रेंज की बात करूंगा तो वाई होगा। अब यहाँ पे साथ साथ साइडवेज में कुछ बातें नोट कर लें। जब मैं लिखूंगा -∞ से लेकर कहाँ तक, +∞ तक, तो इसे कहते हैं ऑल रियल नंबर्स। ये बात आप याद रखिएगा, इसे कहते हैं ऑल रियल नंबर्स। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, या हम इसे खाली r भी लिख सकते हैं, या हम इसे -∞ से +∞ भी लिख सकते हैं, या हम इन्हें इन ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। एक ही बात के सारे मतलब हैं, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स को ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली हमने क्या लिखा हुआ है, ऑल रियल नंबर। आप बेशक इसकी जगह पर ऑल रियल नंबर भी लिख लें तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आर भी लिख लें तो ठीक है, -∞ to ∞। इसकी रेंज जो होती है -1 से लेकर कहाँ तक होती है, 1 तक। रेंज का मतलब y की वैल्यू, ठीक है जी। ये हमने डोमेन और रेंज लिखी सबसे पहले साइन फंक्शन की। दूसरा फंक्शन होता है कॉज एक्स, ठीक है। कॉज और साइन की डोमेन भी सेम होती है, रेंज भी सेम होती है। डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर होती है, रेंज -1 to 1 होती है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं टेंजेंट एक्स की। ये समझनी जरा, टेंजेंट की डोमेन क्या होती है, सारे रियल नंबर होती है। x बिलोंग्स टू r का मतलब होता है ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर होती है। लेकिन x जो है वो π/2 का ओड मल्टीपल नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो n है वो किसको बिलोंग करता है, z को। n हमेशा z को बिलोंग करता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, टेंजेंट के डोमेन में सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन कौन से नंबर शामिल नहीं होते, जो π/2 के ओड मल्टीपल है, ठीक है जी। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स, r। उसके बाद देखें y = कोसेकेंट x। कोसेकेंट x की डोमेन भी ऑल रियल नंबर होती है, लेकिन इसमें जो x है वो n पाई नहीं हो सकता, π/2 का इवन मल्टीपल नहीं हो सकता। याद रखिएगा ये इवन मल्टीपल होता है।
ये क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है। इसको भी मैं आपको एक साइड पे लिखवा देता हूं। देखो अगर x n पाई लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2। और अगर 2n + 1 पाई बाय 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। ये याद कर लें। इसकी रेंज होती है y लेस देन -1, y ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। उसके बाद है जी सीकेंड x। सीकेंड x की वही डोमेन होती है जो टेंजेंट की है। क्या होती है, x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2, और n किसको बिलोंग करता है, z को। और इसकी रेंज वही होती है जो सीकेंड की रेंज है। दोनों की रेंज सेम होती है और इन दोनों की डोमेन सेम होती है। यहां से एक और बात एक साइड पे नोट कर लें, जो मैंने सीकेंड की डोमेन लिख रही है ये वाली, y लेस देन -1, y ग्रेटर देन 1, इस रेंज को 5 तरीकों से लिखा जा सकता है। ये जो रेंज लिखी है इसको 5 तरीकों से लिखा जा सकता है। वो तरीके देख लें। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। इसको यूं भी लिखा जा सकता है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। एक तरीका इसको लिखने का ये भी है। एक ही बात ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो। नंबर 3, इसको यूं भी लिखा जा सकता है y मोड इज इक्वली ग्रेटर देन 1, मोड ग्रेटर देन 1। नंबर 4, इसको यूं भी लिखा जा सकता है r रियल नंबर -1 टू 1 इंटरवल। पांचवा तरीका इसको लिखने का ये है कि इसको यूं भी लिखा जा सकता है -1 टू 1 कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब -1 और 1 के अलावा सारे नंबर्स होते हैं। तो ये 5 तरीकों से लिखा जा सकता है इस रेंज को। हम इस रेंज को यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है आप लोग को ये वाली बात, ये याद कर लें। उसके बाद आखिरी फंक्शन रह गया है, वह है cot x। cot x की डोमेन वही होती है जो डोमेन कोसेकेंट x की है। सेम कॉपी पेस्ट कर दो, n बिलोंग्स टू z। और इसकी जो रेंज है वही होती है जो टेंजेंट की रेंज है। लो जी, ये टेबल आपका हो गया कंप्लीट, यहां तक डोमेन रेंज वाला हिस्सा। ठीक है जी, सुन ले। जो टेंजेंट की और कोसेकेंट की डोमेन है वो सीकेंट की डोमेन सेम होती है। कोसेकेंट की जो डोमेन होती है वही डोमेन किसकी होती है, कोट की। दोनों की डोमेन जो होती है वो सेम होती है। साइन कोस की डोमेन भी सेम, रेंज भी सेम। डोमेन रियल नंबर होती है, -1 टू 1 होती है। टेंजेंट और कोट की रेंज सेम होती है। कोसेकेंट और सेकेंट की रेंज सेम होती है। क्लियर होगी बात जी? ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम सबके पहले टेबल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। पीरियड की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि साइन का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है, इसका पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड 2 पाई होता है, इसका पीरियड भी 2 पाई होता है, इसका पाई होता है। आई मीन सिर्फ टेंजेंट का और कोड का पीरियड पाई होता है, बाकी सबका पीरियड 2 पाई होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है। जो भी पीरियड है उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर पाई, 1 ओवर 2 पाई, 1 ओवर 2 पाई, 1 ओवर पाई। उसके बाद है जी एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है, इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है, बाकी किसी का एम्पलीट्यूड नहीं होता। यहां तक याद रखिएगा। और एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड को हम मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। साइन और कोस का एम्पलीट्यूड होता है 1। साइन और कोस का एम्पलीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद बाकी किसी भी फंक्शन का एम्पलीट्यूड नहीं होता। फ्रीक्वेंसी पीरियड का उलट होती है। पीरियड ये होती है, ये आप याद कर रहे हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपने पूरा टेबल लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो इसको लिख लें।
लिखने के बाद आपने इसको एक साइड पर रख लेना है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा टेबल आपने एक साइड पे लिखा हुआ रखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कर ले नोट इसको अब हमने एक साइड पे लिखा हुआ रखना है। चलते हैं ये आगे ले जी। पहला क्वेश्चन, अब याद रखिएगा आपने डोमेन पढ़ी है, रेंज पढ़ी है, पीरियड पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, एम्पलीट्यूड पढ़ी है। इन सब से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखें, द डोमेन ऑफ, ये वाला क्वेश्चन नेस्ट के टेस्ट में आया है जी, नेस्ट के टेस्ट में 2007, और नेस्ट के टेस्ट में फ्रीक्वेंटली ऐसा क्वेश्चन आता है। द डोमेन ऑफ y इक्वल टू 3 secant 2x इज, इसकी डोमेन बतानी है आपने। ऑप्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। बीटा ऑप्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू 2n+1 π। और ऑफ कोर्स n किसको बिलोंग करता है, z को, n किसको बिलोंग करता है, z को। c इक्वल टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/4, n बिलोंग्स टू z। डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। देखिए बड़ी आसान बात है, शॉर्टकट बताऊंगा, आप किसी भी फंक्शन के डोमेन कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको सेकंड की डोमेन चाहिए तो आप इसकी असल डोमेन लिखो। आप याद करें इसकी असल डोमेन क्या होती है, x इक्वल टू 2n+1 π/2, यही होती है ना इसकी डोमेन। शॉर्टकट देखें, पहली बात तो ये याद रख लें, इस नंबर का डोमेन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होना। जो ये वाला नंबर है ना, ये वाला शुरू में आ रहा है, फंक्शन का कोएफिशिएंट आ रहा है, इसका डोमेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना। डोमेन पे असर होता है इस वाले नंबर का जो x का मल्टीपल होगा। डोमेन किस वजह से चेंज होगी, इस मल्टीपल की वजह से। शॉर्टकट बता रहा हूं, सेकंड की डोमेन तो ये होती है, हमें सेकंड 2 की डोमेन चाहिए। 3 को तो छोड़ दो, उसको कोई इंपैक्ट ही नहीं है, इस नंबर का कोई इंपैक्ट नहीं होता, इस नंबर का होता है। क्या होगा, जो नंबर यहां पे आ रहा है वो असल डोमेन से आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा डोमेन निकालने का क्या शॉर्टकट है, जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअल डोमेन से उसे डिवाइड कर देना। तो बताएं क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, सी आंसर बनेगा। जो नंबर भी यहां पर आ रहा है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे डिवाइड कर दें, जो डिवाइड हो रहा है उसे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये डोमेन निकालने का शॉर्टकट है जी। एक और क्वेश्चन देखिए, डोमेन ऑफ y इक्वल टू 5 cot 2/3x इज, इसकी आपने डोमेन बतानी है। पहली ऑप्शन देखें, x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू n π, और n ऑफ कोर्स किसको बिलोंग करेगा, z को। बीटा ऑप्शन है जी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू 2n π/3, और n किसको बिलोंग करता है, हर क्वेश्चन में z को बिलोंग करता है। सी ऑप्शन देखें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू 3/2 n π, और n किसको बिलोंग करता है, z को। डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। अब देखिए वही बात जो अभी मैंने शॉर्टकट बताया, सबसे पहले आप इसकी असल डोमेन लिख लो कोड की। जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपने उसकी असल डोमेन लिखनी है। इस नंबर का कोई इंपैक्ट नहीं होता डोमेन के ऊपर, इस नंबर का इंपैक्ट होता है। कैसे होता है, जो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और जो डिवाइड हो रहा है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आसान सा शॉर्टकट है, तो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी,
आगे चलते हैं, क्योंकि यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको डोमेन कैलकुलेट करना। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये शॉर्टकट क्लियर है जी, जो मल्टीप्लाई और उसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड हो रहा है उसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, डोमेन ऑफ y इक्वल टू माइनस साइन 5x इज, अब कैसे सॉल्व करेंगे? आर रियल नंबर 1/5, आर रियल नंबर 5, आर रियल नंबर या r-5। अब क्या होगा? अब देखें, साइन और कोस की डोमेन ओपन होती है, साइन की डोमेन भी आर रियल नंबर होती है और कोस की डोमेन भी क्या होती है, आर रियल नंबर होती है। ये ओपन डोमेन है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे जो मर्जी हो जाए, इसका आंसर हमेशा यही होना है, आर रियल नंबर। साइन और कोस की डोमेन कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि ओपन डोमेन्स हैं अनटिल डिनोमिनेटर में जीरो ना बने, बाकी हर केस में इसकी डोमेन आर रियल नंबर ही रहेगी। डोमेन ऑफ साइन 5x, वही बात है, इस नंबर का तो कोई इंपैक्ट नहीं होना, अब की बार इस नंबर का भी कोई इंपैक्ट नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ओपन डोमेन है, आर है, आर हमेशा आर ही रहता है, जहां पे भी आर होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो साइन 5x की डोमेन क्या होगी, आर ही रहेगी, और रियल नंबर ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। साइन कोस की डोमेन कभी भी चेंज नहीं होती। क्यों जी? डोमेन आपको क्लियर होगी। अब हम चलते रेंज की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए रेंज का, रेंज ऑफ y इक्वल टू 3 साइन 4x इज, इसकी रेंज बतानी है। ऑप्शन है -1 to 1, बीटा ऑप्शन है -1 to +1, सी ऑप्शन है -1/3 to एक आंसर तो हमें कन्फर्म है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये वाला आंसर तो कभी भी नहीं हो सकता, डोमेन एक्स में नहीं होती, डोमेन हमेशा क्या होती है, वाई में होती है। बाकी तीन में से आंसर क्या होगा? अब इसका शॉर्टकट देखें रेंज निकालने का। सबसे पहली बात है, किसी भी फंक्शन की रेंज निकालनी है तो आपने उसकी असल रेंज लिख लेनी है। जैसे जब आपने डोमेन कैलकुलेट की थी तो असल डोमेन लिखी थी, और रेंज निकालनी तो असल रेंज लिखनी है। शॉर्टकट क्या है? इस नंबर का अब की बार कोई असर नहीं होता रेंज के ऊपर। देखिए डोमेन के ऊपर इस नंबर का कोई असर नहीं होता था, इसकी वजह से चेंज होती थी ये जो नंबर है। रेंज में x के मल्टीपल का कोई भी इंपैक्ट नहीं होना। रेंज किस वजह से चेंज होनी है? इस नंबर की वजह से चेंज होनी है। और कैसे चेंज होनी? शॉर्टकट ये है कि जो नंबर शुरू में आ रहा है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दे, इसे भी मल्टीप्लाई कर दे और इसे भी क्या कर दे, मल्टीप्लाई। क्या बनेगा? -3 इक्वली लेस देन 1 इक्वली लेस देन 3। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा। देखिए डोमेन निकालने का शॉर्टकट फिर रिवाइज करता हूं। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसने डिवाइड होना है, जो डिवाइड हो रहा है उसने क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। रेंज निकालने का शॉर्टकट क्या है? जो नंबर शुरू में आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका कोई असर नहीं होना। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड, उसमें उलट करना है आपने। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डेल्टा। यहां तक आप नोट कर लें। तो जी आगे चलते हैं, हम रेंज पढ़ रहे थे, रेंज का शॉर्टकट हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन करते हैं, रेंज ऑफ y इक्वल टू 2 कोसेकेंट 5x, इसकी रेंज हमने बतानी है। ऑप्शन है y इक्वली लेस देन -1, y इज इक्वली ग्रेटर देन, बीटा ऑप्शन है -2 to 2 कॉम्प्लीमेंट, सी ऑप्शन है -∞ to -1, यूनियन 2 to ∞। डेल्टा आंसर है जी नैनोमीटर। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपने अभी बताया रेंज निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए इस नंबर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना रेंज के ऊपर। रेंज के ऊपर इम्पैक्ट होगा सिर्फ इस वाले नंबर का। और कैसे होगा?
कोसेकेंट की डोमेन निकालनी है तो आपने सबसे पहले आपने इसकी असल डोमेन रेंज लिखनी है, ठीक है। असल रेंज इसकी ये होती है, एक्चुअल रेंज। फिर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करवा देना, तो क्या आ जाएगा -2y <2। तो क्या आंसर बनता है इसका, आपको पता है इसको लिखने के 5 तरीके बताए थे, उन 5 तरीकों में से एक तरीका ये वाला भी है, तो बीटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डोमेन समझ आ गई है, रेंज समझ आ गई है, अब हम पढ़ेंगे पीरियड निकालना। पीरियड ऑफ y = 3 टेंजेंट 4 एक्सिस, इसका पीरियड निकालना है। और याद रखिएगा ई कैट के टेस्ट के लिए पीरियड निकालने वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 4 पाई 3/4 पाई π/4 या नन ऑफ दिस। देखो जो मेथड आपके पास डोमेन निकालने का था वही पीरियड निकालने का है, वही बात, सेम वही बातें हैं। इस नंबर का पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना, सिर्फ इस नंबर का इफेक्ट होना है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे इफेक्ट होना है देखिए, आपने सबसे पहले टेंजेंट का अपना पीरियड लिखना है, एक्चुअल पीरियड लिखना है। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ उससे डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा, सी आंसर बनेगा। जो शॉर्टकट डोमेन निकालने का वही शॉर्टकट पीरियड निकालने का। इस नंबर का कोई असर नहीं होना, जो नंबर मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पीरियड ऑफ y = 4 cos 2x - 1 इज, इसका पीरियड निकालना है। ऑप्शन है पाई, ऑप्शन है 2 पाई, ऑप्शन है π+1, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जी क्या होगा, वही बात है, इस नंबर का तो पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं होना। सबसे पहले कोस का अपना पीरियड लिखें, 2 पाई होता है। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ उससे डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा। इस नंबर का भी पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं होता, सिर्फ पीरियड के ऊपर असर होता है उस नंबर का जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और क्या असर होता है, इसका अपना पीरियड लिखो, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। उसके बाद देखें, अगर आपसे ये क्वेश्चन यूँ आ जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ y = 4 secant 3x इज, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। ऑप्शन है π/3, ऑप्शन है 3/2 पाई, ऑप्शन है 1/2 पाई, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी पीरियड का उलट होती है, तो आप इसका अपना पीरियड कैलकुलेट कर लें। 2 पाई, इस नंबर का कोई असर नहीं होना। किस नंबर का असर होना है, इस नंबर का जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसने डिवाइड हो जाना है, तो 2π/3 इसका पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी इसका उलट होगी, इसको रिवर्स कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, एम्पलीट्यूड ऑफ y = 4 sin 4x - 3 इज, इसका एम्पलीट्यूड बताना है। 1 4, टेबल देखें, मैंने आपको एम्पलीट्यूड क्या बताया था, साइन एक्स का, साइन एक्स का एम्पलीट्यूड 1 बताया था। लेकिन याद रखिएगा ये जो नंबर स्टार्ट में आ रहा है इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। साइन और सिर्फ साइन और कोस का एम्पलीट्यूड होता है, इसके अलावा किसी फंक्शन का एम्पलीट्यूड नहीं होता। साइन और कोस के जो शुरू में फंक्शन आ रहा है यही एम्पलीट्यूड होता है। जो साइन और कोस के शुरू में नंबर आ रहा है इसी नंबर को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। साइन और कोस के स्टार्ट में जो नंबर आ रहा है वही क्या होता है, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इसी को मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड का जो दूसरा नाम है मैंने बताया है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, अगर ये सिंगल फंक्शन लिखा हुआ तो आप देख के बता सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y = sin x - cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है 2, ऑप्शन है √2, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 0। देखो अगर सिंगल फंक्शन है साइन और कोस तो जो नंबर शुरू में आ रहा है वही इसका एम्पलीट्यूड होगा या मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन अगर दो फंक्शन सम हो रहे फिर शॉर्टकट क्या है,
फिर शॉर्टकट ये कि आप साइन के कोएफिशिएंट को और कोस के कोएफिशिएंट को ऐड कर दें। साइन का कोएफिशिएंट 1 है, कोस का कोएफिशिएंट भी क्या है 1 है, तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा √2। क्या आंसर आ जाएगा ये √2। साइन और कोस के कोएफिशिएंट को ऐड कर दें तो याद रखिएगा ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है और इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहा जाता है एम्पलीट्यूड। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है तो वो कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू के लिए इसी का साइन चेंज कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और यहीं से आप रेंज भी बता सकते हो, तो इसकी रेंज क्या होगी -√2 to √2, ये इसकी रेंज है। दोबारा सुन लो, साइन और कोस अगर सम होके आ जाए, साइन और कोस के कोएफिशिएंट को ऐड करना है आपने, दोनों का स्केल लेना √2, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसका साइन चेंज कर देगा तो मिनिमम वैल्यू होगी और यही इसकी रेंज है। ठीक हो गया जी। ये है चैप्टर नंबर 11 हमारे पास, जिसमें हमने डोमेन पढ़ी, रेंज पढ़ी, पीरियड पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ी, एम्पलीट्यूड। एक और इसमें से क्वेश्चन पॉसिबल है, वो भी हम कर लेते हैं। अगर आ जाए तो आपको वो क्वेश्चन टैकल करना आना चाहिए। इसके अलावा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ जरूर याद करोगे, ठीक है, इनकी शेप क्या होती है। यूनिटी के टेस्ट में क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे साइन का ग्राफ देखो आप, ये आपको याद होगा साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, -∞ से लेकर +∞ तक ये 1 होता है और ये -1 होता है, ये साइन का ग्राफ होता है। इस तरह आपने इसके बाकी सारे ग्राफ ही याद करने हैं। क्वेश्चन मैं क्या करवाने लगा वो देखें, वो ग्राफ से रिलेटेड है। फेज शिफ्ट इन द ग्राफ ऑफ y = sin 2x - 1, इसके ग्राफ में फेज शिफ्ट को बताना है आपने कितना है, 1/2 है, 0 है, 1 है या -1/2 है। शॉर्टकट बता दो फेज शिफ्ट निकालने का, फिर बताता हूँ कि फेज शिफ्ट होती क्या है। फेज शिफ्ट निकालना तो आपने इस एंगल को 0 पुट कर देना है। जब भी फेज शिफ्ट निकालना है तो आपने आर्गुमेंट को 0 पुट कर देना है। तो बताएं x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है, यही फेज शिफ्ट है। होता क्या फेज शिफ्ट, साइन का ग्राफ ओरिजिन से पास करता है नॉर्मल पोजीशन में। अगर आप एंगल में कुछ माइनस करते हो तो ग्राफ शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा राइट की तरफ। ग्राफ क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये शिफ्टिंग हो जाती है यहाँ से यहाँ तक, इसी शिफ्टिंग को फेज शिफ्ट कहते हैं। माइनस करोगे तो ग्राफ राइट को मूव कर देगा, प्लस करोगे तो लेफ्ट को मूव कर देगा, और ये जो डिस्टेंस बना है इसको फेज शिफ्ट कहते हैं। साइन और कोस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फेज शिफ्ट होता है, हो सकता है। अगर ओरिजिनल पोजीशन में से गुजर रहा है तो कोई फेज शिफ्ट में 0 होगा, अगर वो डिस्प्लेस हो जाता है ओरिजिनल पोजीशन से तो वो फेज शिफ्ट होता है। कैलकुलेट करने का एक ही तरीका सारे ग्राफ्स का कि आप एंगल को 0 पुट कर दें, एंगल को क्या पुट कर दें आप 0, ठीक है। इसके साथ हम नोट कर लें, आप चैप्टर 11 में यही आप इस बस एज अ 1 लेक्चर याद रखेंगे, चैप्टर 9, 12, 9, 11 और 13 को। इसके साथ हम 13 क्वेश्चन का टेबल करते हैं क्योंकि ये एक जैसे चैप्टर हैं सारे। अभी तक हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमने पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थोड़ी सी डिटेल सुन ले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। आपसे एक क्वेश्चन है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन होता है, जस्ट सिंपल। चले इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात दिखवा देता हूँ। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज अ फंक्शन
इफ इट इज बाइजेक्टिव। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तब होता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होता, सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन होता है जो बाइजेक्टिव हो। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन होता है जो ऑन टू भी हो, जो वन भी हो। तो याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तब होता है जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो वन भी हो, ऑन टू भी हो, दोनों हो तो वो फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन होता है। हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होता, सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है जो फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव हो। ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो उसका इनवर्स फंक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन टू होते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? ऑन टू होते हैं। वन होते हैं कि नहीं होते, ये देखते हैं। अब मैं ग्राफ बनाने लगूं आपके सामने साइन फंक्शन का। ये माइनस प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक साइन का ग्राफ है, साइन फंक्शन का, ठीक है। ये साइन का ग्राफ है। साइन की डोमेन क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक होती है? इन्फिनिटी तक। इसकी रेंज क्या होती है? -1 से लेकर 1 तक। ठीक हो गया। किसी भी फंक्शन को चेक करना है वो वन है कि नहीं है। मैंने बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन टू होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन टू होते, वन नहीं होते। कैसे? आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, जिस फंक्शन को चेक करना है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। अगर तो वो सिर्फ उसको एक पॉइंट पे टच करता है तो वो फंक्शन वन होगा, नहीं तो वो वन नहीं होगा। देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ने साइन फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पे टच किया है, इसका मतलब है ये फंक्शन वन नहीं है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन नहीं होता। इसका मतलब है हमें पहले से वन बनाना पड़ेगा, फिर इनवर्स मालूम करना पड़ेगा। तो क्या होगा फिर? वन कैसे बनाते हैं? यहाँ पे ये π/2 होता है, यहाँ पे -π/2 होता है। हम क्या करते हैं फिर वन बनाने के लिए? हम इसकी डोमेन को ब्रेक कर देते हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लेते, हम सिर्फ इतना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। पूरा नहीं लेना हमने, सिर्फ इतना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना। अब बताएं, इतना पोर्शन जो है साइन का, ये तो वन है ना, ये बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात? इसके लिए आपने इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया -π/2 से लेकर कहां तक? π/2 तक। इतने एरिया में जो फंक्शन है उसको प्रिंसिपल फंक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फंक्शन। तो याद रखिएगा, जिन फंक्शन का हम इनवर्स पढ़ते हैं वो सारे प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जिनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है सर्टेन इंटरवल में। जैसे साइन को -π/2 से लेकर π/2 तक हमने फिक्स किया है। इस इंटरवल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन है वो प्रिंसिपल होगा, उसका इनवर्स होगा क्योंकि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात ये वाली? तो याद रखिएगा, हम किन फंक्शंस का इनवर्स पढ़ते हैं? जो प्रिंसिपल फंक्शंस होते हैं। और प्रिंसिपल फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस को वन बनाने के लिए, वन किस लिए बनाते हैं? वो बाइजेक्टिव बन जाए। बाइजेक्टिव बनाने के लिए उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है जी। हम अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उनका इनवर्स पढ़ेंगे। ले जी, अब फिर आपने एक टेबल बनाना है मेरे साथ। यहां पे मैं प्रिंसिपल फंक्शन लिखूंगा। याद रखिएगा, अब हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ रहे, अब हम पढ़ रहे प्रिंसिपल फंक्शंस, जिनकी डोमेन और रेंज जो होती है वो क्या होगी? डोमेन, रेंज तो सेम रहती है, जिनकी डोमेन क्या होगी? रिस्ट्रिक्टेड होगी। यहां पे हम इनकी डोमेन पढ़ेंगे प्रिंसिपल फंक्शंस की। फिर हम इनकी रेंज पढ़ेंगे, फिर हम उनका इनवर्स पढ़ेंगे, फिर उस इनवर्स की डोमेन और इनवर्स की रेंज पढ़ेंगे। यहां पे रेंज पढ़ेंगे, रेंज चेंज नहीं होती, रेंज वही रहते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक। यहां पे हम उनका इनवर्स पढ़ेंगे,
फिर इनवर्स की डोमेन और इनवर्स की रेंज। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, प्रिंसिपल फंक्शन अभी। तो साइन प्रिंसिपल कहां पे होता है? -π/2 से लेकर कहां तक? π/2 तक। ये अब याद कर लें। वैसे देखें साइन की अपनी जो डोमेन होती है माइनस से इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक होती है, लेकिन हम उसको प्रिंसिपल बनाने के लिए इसमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसकी रेंज वही रहती है, रेंज चेंज नहीं होती। लो जी, साइन फंक्शन इस इंटरवल में प्रिंसिपल होता है। और अगर आप बात करो cos x की, तो cos x कहां से कहां तक प्रिंसिपल बनता है? 0 to π तक, ठीक है। और -y to -1 to 1, ठीक है जी। ये याद करने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कब बाइजेक्टिव होता है। उसके cos x 0 to π तक प्रिंसिपल होता है। बस दो याद कर लें, बाकी सारे मैं यही से याद करा दूंगा। साइन प्रिंसिपल होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, cos प्रिंसिपल होता है 0 से π तक, रेंज तो वही रहती है, इसको छोड़ दें। उसके बाद टेंजेंट एक्स की बात कर लेते हैं। मैंने कहा दो याद कर लो, इससे सारी याद हो जाएंगे। जो साइन की प्रिंसिपल डोमेन है वही टेंजेंट की प्रिंसिपल डोमेन होती है, लेकिन याद रखिएगा इसमें इक्वल नहीं होता, और रेंज इसकी ऑफ कोर्स वही रहती है जो पहले थी, रियल नंबर्स। उसके बाद बात करते हैं कोसिकेंट की। कोसिकेंट की प्रिंसिपल डोमेन भी वही होती है जो साइन की है, -π/2 से लेकर कहां तक? π/2 तक, लेकिन इसमें x 0 नहीं होता। तो ये याद कर लें, जो साइन की प्रिंसिपल डोमेन है वही टेंजेंट की इक्वल नहीं होता, वही कोसिकेंट की x 0 नहीं होता, रेंज इसकी वही रहती है। उसके बाद है जी सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स की प्रिंसिपल डोमेन वही होती है जो कोस की है, ठीक है, लेकिन इसमें जो x है वो π/2 नहीं होता, और इसकी रेंज वही है जो इसकी अपनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉट एक्स। ये आपने याद करना टेबल एज इट। कोस एक्स की प्रिंसिपल डोमेन वही होती है जो कोस की है, इक्वल नहीं होता, इसकी रेंज वही है जो इसकी अपनी होती है। लेकिन ये हमने प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन पढ़ी और रेंज पढ़ी। याद कर लें इसको, साइन की जो डोमेन है -π/2 to π/2 वही टेंजेंट की होती है, और वही कोसिकेंट की होती है, x 0 नहीं होता, इसमें इक्वालिटी नहीं होती। जो कोस की है वही सीकेंट की होती है, x π/2 नहीं हो सकता, वही कोट की है, इसमें इक्वालिटी नहीं होती। इनवर्स की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा डोमेन हमेशा x में होनी है और रेंज हमेशा किस में होनी है? y। जब इनवर्स किया तो जो साइन है वो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स नहीं बन जाएगा। अब डोमेन क्या होगी? सिंपल सी बात है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, डोमेन रेंज बन जाएगी, लेकिन डोमेन हमेशा x में लिखनी है। तो बताएं इसकी डोमेन क्या होगी? -1 to 1, लेकिन x में, और इसकी रेंज क्या होगी? -π/2 से लेकर कहां तक? π/2 तक। उसके बाद y = cos इनवर्स x माइनस जी 0 to y = π। उसके बाद है जी टेंजेंट इनवर्स x, क्या हो जाएगा? आर रियल नंबर -π/2 से लेकर कहां तक? π/2 तक। y = कोसिकेंट इनवर्स x, जिसकी रेंज क्या होती है? ये रेंज बन जाएगी, ये डोमेन, ये जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, डोमेन रेंज बन जाएगी, लेकिन x में इक्वल नहीं होना, इक्वली लेस देन y इक्वली लेस देन y/2 और y not equal to 0, x को y से रिप्लेस कर देना डोमेन लिखते वक्त।
इसी तरह से अगर आप बात करते हैं सीकेंड इनवर्स एक्स की, क्या होगी? एक्स इक्वली लेस देन -1, एक्स इक्वली ग्रेटर देन 1, 0 इक्वली लेस देन एक्स आएगा, y इक्वली लेस देन पाई, लेकिन y जो है वो कुड नॉट बी इक्वल टू π/2। आखिरी फंक्शन है जी कॉट इनवर्स एक्स। सिर्फ आप इसमें से ये टेबल याद कर लें, आर रियल नंबर होगी 0 y पाई। तो याद रखिएगा ये इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आती है, टेबल आपने पूरा याद कर लेना है। इनवर्स फंक्शन की डोमेन ये होती है सारी, एक्स में होती है, रेंज किस में होती है? वाई की। टेबल आप इस एक दफ़ा नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसके। आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसमें हर तरह के क्वेश्चन करेंगे जो पॉसिबल है इस चैप्टर में से आ सकते हैं। टेबल आप एक दफ़ा लिख लें। ले जी, इसके बाद आपने काम करना है, इसके 6 फार्मूले हैं एडिशन के, वो आपने याद करने हैं। ठीक है, जैसे देखें एडिशन फार्मूलाज, वो 6 लिखे हुए आपकी बुक में, वो 6 के 6 आपने जो है वो याद करने हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से फार्मूले अगर आपको याद हो, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए का स्क्वायर। ये फार्मूला प्लस वाला है। और माइनस वाले में क्या होता है? अगर माइनस वाला करें यहाँ दोनों जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, वो याद कर लेना आपने। फिर इसी तरह से कोज इनवर्स ए प्लस कोज इनवर्स बी का फार्मूला है कोज इनवर्स ए बी इंटू 1 माइनस ए का स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का स्क्वायर। और आपको पता है अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले फार्मूले में यहाँ पर प्लस यहाँ पे माइनस आ जाता है, उलट हो जाता है। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का फार्मूला जी, क्या फार्मूला है? टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी जी। अगर माइनस वाला फार्मूला पढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये 6 के 6 फार्मूले आपने याद करने। फिर एक और फार्मूला भी होता है टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट इनवर्स ए का। क्या फार्मूला होता है? टेंजेंट इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले आपने एक दफ़ा याद कर लेने। क्वेश्चन करते हैं, आसान से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ले जी, शुरू में हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, टेंजेंट इनवर्स √3/2 की वैल्यू मालूम करो, तो क्या वैल्यू होगी? π/2। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। π/3, π/6, डेल्टा जी π/4। तो आप देखो किस एंगल पे साइन की वैल्यू √3/2 होती है? 60 पे। तो इसका आंसर क्या होगा? 60। ये सिंपल सी बात ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए सेकंड इनवर्स √2, आप इसकी वैल्यू मालूम करें तो फिर क्या होगा जी? π/2, π/3, π/6 या π/4। अगर रेसिप्रोकल फंक्शन आ जाए सेकंड इनवर्स तो परेशान नहीं होना, आपने इसको कोस बना लेना। क्या करना है? आपने इसे कोस बना लेना है। जब कोस बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, उलट जाता है। तो कोस किस वैल्यू पे √2/3 होता है? π/4 के। तो यहाँ पे बात लिख लें, अगर आपके पास सेकंड इनवर्स आता है तो आपने इसे कोस बना के सॉल्व कर लेना है। और अगर आपके पास कोसेकंड इनवर्स एक्स आता है
तो साइन इनवर्स बना के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास कोट इनवर्स एक्स आता है तो आपने इसे क्या बना लेना है, टेंजेंट इनवर्स बना के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वो उसका उलट कर देना है आपने, ठीक है जी। नोट कर लें यहाँ तक का। अब हमने पढ़ा जी, अगर आपके पास सिंपल फंक्शन आ जाए, अगर माइनस आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाता है जी टेंजेंट इनवर्स -1/√3, तो फिर क्या करेंगे आप इसे, क्या माइनस को आप बाहर निकाल देंगे -π/6, या माइनस को खत्म कर देंगे, या 5π/6 आंसर करेंगे। अब क्या होगा, कोई मसला नहीं जी। अगर टेंजेंट के साथ माइनस आ जाए तो आपने माइनस को बाहर निकाल देना, ठीक है, कोई मसला नहीं है। माइनस वैसे आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के। टेंजेंट इनवर्स, ये टेबल आपने याद कर लेना, किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, -π/6। अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव को आपने बाहर निकाल देना है, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, cos इनवर्स -1/2, फिर क्या करेंगे आप, π/3 बीटा 2π/3 -π/3 या नन ऑफ दीज। अगर कोस में नेगेटिव आ जाए फिर क्या करेंगे, देखिए टेंजेंट में नेगेटिव आए बाहर निकाल दिया। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कोस में माइनस आ जाए तो माइनस खत्म कर दो, ये आंसर है, लेकिन नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे माइनस को बाहर निकाल दो, ये भी नहीं होगा आंसर। फिर क्या होगा, याद रखिएगा, अगर कोस में माइनस आ जाए तो आपने क्या करना है, माइनस को बाहर नहीं निकालना, बल्कि क्या करना है, पाई में से माइनस करना है। माइनस खत्म नहीं होता कोस में, इनवर्स कोस में खत्म हो जाता है, इनवर्स में खत्म नहीं होता, बल्कि एंगल पाई में से माइनस होता है। तो पाई और ये क्या होता है, π/3, तो 2π/3 आंसर होगा। अगर कोस में नेगेटिव आ जाए तो आपने जो आंसर है उसको पाई में से माइनस करना है। इन रिजल्ट्स को लिख लें आप, कि अगर साइन में माइनस आ जाए तो माइनस में बाहर आ जाना है, साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, इनवर्स। अगर कोसेकेंड में माइनस आ जाए इनवर्स में, तो कोसेकेंड भी माइनस को बाहर निकाल देगा। और अगर आपके पास टेंजेंट इनवर्स में नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव बाहर निकल आएगा। अगर आपके पास कोस इनवर्स में नेगेटिव आ जाए तो एंगल पाई में से माइनस हो जाएगा। और अगर आपके पास सेकंड इनवर्स में माइनस आ जाए तो, और अगर आपके पास कोट इनवर्स में माइनस आ जाए तो पाई में से माइनस करेंगे। तो ये तीन फंक्शंस हैं जिनमें माइनस आ जाए तो माइनस से बाहर निकाला। इन तीन में से माइनस बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि एंगल पाई में से माइनस होगा। ये याद कर लें, डिपेंड करता हूँ उनकी रेंज पे। तो ये याद रखिएगा कि अगर माइनस आ जाए तो उसे कैसे टैकल करना है। अभी हमने सिंगल फंक्शन पढ़ा, लेकिन अगर दो फंक्शन आ जाए ऐसे, साइन इंटू कोस इनवर्स 3/4 इक्वल टू, अगर ऐसे फंक्शन आ जाए, डबल फंक्शन कैलकुलेट करना आ जाए आपके पास, साइन इंटू कॉस इनवर्स 3/5, अगर ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेट करना आ जाए आपके पास, ऑप्शन है जी 3/4, ठीक है। ये जरा नया फॉर्मेट है क्वेश्चन का, याद रखिएगा। 4/3, 1/√10, डेल्टा आंसर है जी नन ऑफ दीज। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अगर डबल फंक्शन कैलकुलेट आ जाए तो आपने इसके लिए ट्राइंगल बना लेनी है, ठीक है। सेकंड फंक्शन के लिए इसके लिए ट्राइंगल बना लेनी है आपने, जो सेकंड फंक्शन है बाद वाला। अगर डबल फंक्शन कैलकुलेट करना, इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। 3, अब कोस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो जी? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो ना। 3 स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज निकाल लें, ट्राइंगल आई मीन कंप्लीट कर लें। 25 - 9 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज 4 आ जाएगा, साइड 4 आ गई।
अब बताएं क्या कैलकुलेट करना है आपने, साइन कैलकुलेट करना है। अब आपने क्या कैलकुलेट करना, साइन। तो बताएं इसका साइन कैलकुलेट कर लो, क्या आंसर आ जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 5/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 5/4। तो याद रखिए अगर इस तरह से डबल फंक्शन कैलकुलेट करना आ जाए तो आप इसके लिए ट्राइंगल कंप्लीट कर लेनी है और ये कैलकुलेट कर लेना है। देखिए मैंने ट्राइंगल कंप्लीट की कॉस के लिए और क्या कैलकुलेट किया, साइन। पहले वाला फंक्शन कैलकुलेट करना है, इसका शॉर्टकट है। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, साइन इंटू टेंजेंट इनवर्स 1/3। अगर ये ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेट करना आ जाए फिर क्या करेंगे आप जी, 1/10, 3/10, सी 1/10, डेल्टा नन ऑफ दी। अभी बताया सेकंड फंक्शन के लिए आपने ट्राइंगल बना लेनी है। टेंजेंट है, टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहां से हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर रहे हो, साइन पहले वाला फंक्शन कैलकुलेट कर ले तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/10। तो क्या आंसर होगा इसका, 10 अल्फा आंसर है। ठीक है, नोट कर। जब भी दो फंक्शन आ जाए तो सेकंड के लिए ट्रायंगल बना के आपने पहले वाला कैलकुलेट कर लेना, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सेकंड इंटू कोस इनवर्स, सेकंड इंटू कोस इनवर्स 1/10, क्या आंसर होगा, 10, 9/10, 5/9 या नन ऑफ दीज। तो हर दफा ट्राइंगल बनाना भी जरूरी नहीं होता, क्वेश्चन इजी है तो टेक इट इजी। कैसे, देखो ये सीकेंट है, ठीक है, क्या मैं इसको भी सीकेंट बना सकता हूं, बन सकता है ना। तो सीकेंट और इनवर्स वैसे कैंसिल हो जाएगी, 10 आंसर आ जाएगा। सीकेंट और इनवर्स वैसे कैंसिल हो जाएंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 10। क्लियर होगी बात जी। तो हर दफा ट्राइंगल बनाना भी जरूरी नहीं है, कैंसिल ऑर्डर कर लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, साइन इनवर्स 0.3 प्लस कोस इनवर्स 0.3, आपने इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है पाई, ऑप्शन है पाई/2, ऑप्शन है पाई/3, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जी, अब क्या आंसर हो सकता है पॉसिबल, यहां पर आप एक रिजल्ट याद कर लें। वो रिजल्ट ये है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इनका सम हमेशा पाई/2 होता है, प्रोवाइडेड कि ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों x हैं, दोनों इक्वल एंगल है, तो इनका सम हमेशा किसके इक्वल होगा, पाई/2 के। दो को इनवर्स फंक्शन है, अगर कोट इनवर्स x के साथ टेंजेंट इनवर्स x ऐड होता है तो आंसर तब भी किसके इक्वल आता है, पाई/2 के, प्रोवाइडेड किन के एंगल सेम है, आर्गुमेंट सेम है। इसी तरह से अगर कोसेकेंट इनवर्स x ऐड होता है सेकंड इनवर्स x में, तो इनका जो आंसर है वो क्या होगा, पाई/2, एंगल सेम होने चाहिए। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर, आपके पास पाई/2 बीटा आंसर है। ठीक है जी, क्लियर। आगे चलते हैं, यहां तक नोट कर लें आप। दो इनवर्स को फंक्शंस का आंसर हमेशा पाई/2 होगा अगर उनके एंगल्स क्या होंगे, आर्गुमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। टेंजेंट इनवर्स x-5 प्लस कोट इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई/2, देन आपने बताना है x की वैल्यू कितनी होगी, 2/3, x इक्वल टू 5/3, x इक्वल टू 4/3 या नन ऑफ दीज। जी, इन दोनों का सम पाई/2 के इक्वल है, अभी बताया तब होगा जब दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो x-1 किसके इक्वल होगा, 1/3 के। यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो बताएं क्या बनेगी, x की वैल्यू 4/3, आंसर क्या बनेगा इसका, C। उसके बाद देखें अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है, सेकंड इनवर्स 1/2 प्लस कोसेकेंट इनवर्स 1/2, ऑप्शन है जी
π/2 आज का आखिरी सवाल है, π/3 डेल्टा ऑप्शन है जी, नन ऑफ दीज। हाँ जी बताएं क्या आंसर होगा आपके ख्याल में इस क्वेश्चन का। क्या आंसर होगा? डेफिनेटली आपने इसका आंसर ए किया होगा, आपकी बार ए नहीं है। याद रखिएगा सिकन किसका उलट है? कोज का। कोसिकन किसका उलट है? साइन का। जब भी साइन और कोज आ जाए ना बाकी छोड़ दें, साइन टेंजेंट कोट में जो मर्जी हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है। आप इसको जरा कोज बनाओ तो बताएं कोज 2 बनता है ना, तो याद रखिएगा कोज इनवर्स का आंसर कभी भी 1 से छोटा और -1 से छोटा 1 से बड़ा नहीं आ सकता, उसकी डोमेन इनवर्स की होती है। तो याद रखिएगा 1 से बड़ा और -1 से छोटा आंसर नहीं हो सकता, इस वजह नन ऑफ दीज आंसर है, पॉसिबल नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो याद रखिएगा जब भी साइन और कोस बन रहे हो तो आपने ख्याल रखना है कि आंसर 1 से ग्रेटर ना हो और -1 से छोटा ना, आंसर पॉसिबल नहीं होता। तो ये बात आपने सिर्फ साइन और कोस के केस में याद रखनी है। ऑफ कोर्स सीकंड को सीकंड का मतलब साइन कोस ही होता है, टेंजेंट कोड जो मर्जी हो उनकी ओपन डोमेन होती है, लेकिन इसकी -1 to 1 होती है तो इसमें आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्लियर है जी? ये जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पोर्शन जिसमें आपने पर्टिकुलरली जो फोकस किया है वो डोमेन रेंज के ऊपर किया फोकस। बुक से आप सिर्फ एक काम में आपको दे रहा हूं, एक्सरसाइज 9.1, इसके आपने 4 to 13 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं बुक से, और इस चैप्टर में से कुछ नहीं करना आपने। सिर्फ आपने एक टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, कौन सा, 4 से लेकर 13 तक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं और आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये जो 9 चैप्टर के हैं। अभी आज का हमारा पर्टिकुलरली जो फोकस है वो क्या है, 11 और 13 चैप्टर। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, हमने कंप्लीट किया डोमेन रेंज, हर जो एलिमेंट्स इसके कंप्लीटली हमने पढ़े हैं। बस नेक्स्ट लेक्चर में आपने ये दोनों चीज़ें तैयार रखनी है, सिर्फ एक 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 to 13 और डेफिनेशंस। इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है जी? मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि आपने फोकस करना है टेस्टों को, टेस्ट को इग्नोर नहीं करना, बहुत अच्छी तरह से टेस्ट सॉल्व करना। डिस्कशन भी हमारी साथ साथ चल रही है, तो कोई भी टॉपिक है उसका टेस्ट आपने ना मिस करना है ना उसको पार्शली सॉल्व करना, कंप्लीट टेस्ट सॉल्व करना, उसकी डिस्कशन अटेंड करनी है। आपके सेशन का देखिएगा फायदा कितना होता है, क्योंकि देखिए हमने एनवायरनमेंट वही क्रिएट किया हुआ है जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? आई वाज प्लानिंग के लोग क्वेश्चन भी पूछिए, हम ये भी अगर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी कि आप घर बैठे हुए क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, हम इस पे भी वर्किंग कर रहे हैं। आपने बस साथ साथ चलना है। बुक 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली, इसके बाद हम बुक 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम उसको थॉरोली लेके चलेंगे, ठीक है जी? आई होप कि यहाँ तक सेशन का आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और इंशाल्लाह ताला इस सेशन का आपको आगे भी बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है जी? नहीं जी, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।